हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आज के ऑनलाइन लेक्चर को लेकर। इनफैक्ट ऑनलाइन नहीं है, हमारा स्टडी लेक्चर्स को लेकर। और स्टडी लेक्चर्स में अगर बात करते हैं तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हम लोग अभी मिसलिनियस टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और मैंने कुछ ही दिन पहले बायोमॉलिक्यूल्स टॉपिक को कंप्लीट करा लिया था। तो बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में आप लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, स्टूऑन के प्लेटफॉर्म पर वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं और अच्छी तरीके से अपना बायोमॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। रही बात मेरी, तो मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है और मैं IIT BHU से पास आउट हूँ इन द ईयर 2012 और राइट नाउ आई हैव मोर देन 8+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, जिसकी बदौलत मुझे ये थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि बच्चों को कहाँ कहाँ पे दिक्कत होती है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम होती है और किस तरह का सवाल पूछा जाता है कंपटीशन एग्जामिनेशन में, चाहे हम नीट की बात करें, चाहे हम मेंस की बात करें, चाहे हम एडवांस की बात करें। तो उसी के हिसाब से हम लोग अपने स्टडी को कैरी ऑन करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को गैदर करेंगे। और आज हम लोग कॉन्सेप्ट गैदर करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा और इस लेक्चर नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे, जैसे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अगर हम इसके इम्पोर्टेंसी को जानें तो हमारा जो ये टॉपिक है वो मेंस में भी पूछता है सवाल और नीट में भी पूछता है सवाल। और यहाँ पे सवाल की संख्या जो होता है वो काफ़ी कम होता है। इनफैक्ट एक सवाल पूछ देगा या फिर 2 सवाल पूछेगा, पर सवाल का जो लेवल होता है काफ़ी इजी होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा जाता है। मतलब कि अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी याद है तो आपका 3 नंबर मार्क्स एकदम डेफिनेटली पक्का होगा, आपसे कोई भी नहीं ले सकता है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये टॉपिक थोड़ा सा स्कोरिंग टॉपिक हो जाता है। मतलब कि इस टॉपिक से पूछा हुआ सवाल अगर आपसे मिस हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि ऐसे सवाल को कोई भी बच्चा मिस करना नहीं चाहता है। एग्जामिनर आपको मुफ्त में नंबर देना चाह रहा है, तो अगर आप मुफ्त में नंबर नहीं पाना चाह रहे हैं तो ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं होगी, इनफैक्ट ज़्यादा भी अच्छी बात नहीं होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर नंबर 1 और देखते हैं कि आज हमारे लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लेक्चर नंबर 1 रहेगा और लेक्चर नंबर 2 रहेगा। और 2 पार्ट में ही हमने सब कुछ कंक्लूड कर लिया है। मैक्सिमम चीज़ें, जो चीज़ें पूछी जाती है, जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हमने इंक्लूड कर लिया है। तो इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई और चीज़ आवश्यकता नहीं है। और रही बात कि कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, तो सबसे अच्छी किताब जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के लिए वो है NCERT। जितना भी सवाल पूछा जाता है, जितना भी एग्जाम्पल पूछा जाता है, जितना भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट, सवाल और एग्जाम्पल्स सब आपके NCERT बुक से ही पूछा जाता है। तो आप लोग NCERT बुक को एकदम रट डालिए, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड उसको रट डालिए, उसको समझ डालिए। तो देखिए इस चैप्टर में से आपका जो सवाल पूछेगा वो कभी भी मिस नहीं होगा। तो स्टूऑन के प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सो लेट्स बिगिन विथ आवर टॉपिक। सबसे पहले हम एक टर्म को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ड्रग्स। दैट इज कॉल्ड एज ड्रग्स। हम ड्रग्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो ड्रग्स से जुड़ी हुई चीज़ें पूछी जाती हैं। ड्रग्स के बारे में सुनकर या ड्रग्स का नाम जानकर बच्चों के मन में जो होता है वो अलग तरह की फीलिंग आती है कि ड्रग्स जो है वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। बिल्कुल गलत है। ड्रग्स कुछ भी हो सकता है। अब उसका इफ़ेक्ट क्या होता है वो डिपेंड करता है। उसका इफ़ेक्ट क्या होता है वो डिपेंड करता है। जैसे कि हमारी बॉडी पे अगर ड्रग्स का पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है तो वो अच्छी चीज़ है, अगर उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आ गया तो वो ख़राब चीज़ हो गई है। तो ड्रग होता क्या है, हम लोग के मन में ये होता है कि ड्रग्स जो होता है वो अच्छी चीज़ नहीं होती है,
उसमें हम लोग जैसे ही हम लोग ड्रग्स के बारे में सुनते हैं, इसका नाम जैसे ही हम लोग देखते हैं तो हमारे मन में कुछ कॉमन से वर्ड्स घूमने लगती है, जैसे कि ओपीएम हो गया, हेरोइन हो गया, marijuana हो गया, उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें और घूमने लगती हैं। होता है कि नहीं होता है? पर ऐसी बात नहीं है, वो एक पार्ट है ड्रग का। ड्रग इतनी छोटी चीज़ नहीं है, ड्रग बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। इनफैक्ट इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है और उसी सारे के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये बात है कि ड्रग्स होता क्या है, व्हाट इज़ ड्रग्स? ड्रग्स क्या होता है? तो आप लोग में से कुछ बच्चों को पता ही होगा कि ड्रग्स क्या होता है, पर मैं इसका ड्रग्स का एक एकदम स्टैंडर्ड से डेफिनेशन बताता हूँ कि ड्रग्स का मतलब क्या होता है, ड्रग्स का मायना क्या होता है। उससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि ड्रग्स क्या होता है। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ड्रग्स इज डिफाइंड एज एनी केमिकल सब्सटेंस। अब यहाँ पे देखिएगा, ये केमिकल सब्सटेंस होता है और केमिकल सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। केमिकल सब्सटेंस क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। यूज्ड इन द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग और एनी अनदर एनिमल। किसी में भी, ह्यूमन बीइंग में भी हो सकता है और किसी और एनिमल में भी हो सकता है। अगर किसी भी केमिकल सब्सटेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं 3 चीज़ों के लिए। प्रिवेंशन मतलब कि बीमारी ना आए, डायग्नोसिस मतलब कि बीमारी का पता चल जाए, और ट्रीटमेंट मतलब कि बीमारी का इलाज हो जाए। तो हर एक तरीके से हम लोग यहाँ पे एफर्ट कर रहे हैं। पहला एफर्ट है कि बीमारी हमें ना आए, उसके लिए अगर कोई केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं वो ड्रग्स कहलाता है। दूसरा कि अगर बीमारी आ गई है उसके बारे में पता करने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं वो ड्रग कहलाता है। और तीसरा कि अगर बीमारी आ गई है उसको ठीक कैसे किया जाए, तो ठीक करने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रग्स का नाम देते हैं। तो ड्रग्स कुड बी एनीथिंग, कुछ भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है। खास तौर पे हम लोग ह्यूमन बीइंग में इस्तेमाल करते हैं, पर ह्यूमन बीइंग के अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे हमारे पेट एनिमल्स हो गए या फिर और भी वाइल्ड एनिमल हो गए जिसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, जिनमें डिजीज का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द ड्रग। प्लीज राइट इट डाउन, अ डेफिनेशन ऑफ ड्रग लिखिए। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। कुछ और बात जानते हैं ड्रग के बारे में, जैसे कि है इट कैन बी सिंगल केमिकल सब्सटेंस। ड्रग जो है एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस के फॉर्म में भी हम लोग ड्रग को यूज कर सकते हैं, या फिर केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस के तौर पे भी हम लोग ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मेन एम जो हमारा ये है कि हम लोग कैसे डिजीज का क्योर करें, ट्रीटमेंट करें, या फिर डायग्नोसिस करें, या फिर प्रिवेंशन करें। तो उसका करने के लिए चाहे जिस फॉर्म में भी हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिस फॉर्म में भी हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं ड्रग्स। समझ में आ गई बात? आई होप आपके मन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। बस एक छोटा सा कंफ्यूजन रह जाता है कि जो हम लोग ड्रग्स के बारे में सुनते आते हैं, जो खराब ड्रग्स के बारे में हम लोग सुनते आते हैं, वो क्या है? जैसे कि ओपीएम हो गया, marijuana हो गया, हेरोइन हो गया, उसी तरीके से ये सब क्या है? ये सब भी आपका एक केमिकल सब्सटेंस है। ये सब भी आपका क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है। और इन केमिकल सब्सटेंस का भी यूज हम लोग डिजीज क्योरिंग में करते हैं। हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, जब हम लोग अलग अलग तरह के ड्रग्स के बारे में जानेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि ये सब जो है हीरोइन हो गया, marijuana हो गया, ओपीएम हो गया, गांजा हो गया, ये सब क्या है? आपका एक ड्रग्स के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब कि डिजीज़ क्योरिंग में भी यूज़ करते हैं। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, मतलब कि डिजीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर भी इसका यूज़ करते हैं, तो वो भी अपना इफेक्ट देता है।
थोड़ा बहुत लगता है कि वो पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, लोगों को अच्छा भी लगता है, जो लोग इसका सेवन करते हैं उनको अच्छा भी लगता है, पर अगर देखा जाए तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होती है। ओपीएम की बात कर लें, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग हो गई। marijuana की बात कर लें, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग हो गई। कोकेन की बात कर लें, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग हो गया। मतलब किस तरह का जो ड्रग होता है वो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होता है। हैबिट फॉर्मिंग ड्रग का मतलब ये होता है कि अगर आप उसके एक बार आदी हो गए तो बाद में आपको उसकी लत पड़ जाती है, बिना उसकी आप रह नहीं पाओगे, बिना उसकी आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। दैट इज़ अ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। मतलब कि एक आप उससे हैबिचुअल हो गए हैं और फिर उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हो जाता है, बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हो जाता है। तो इसी वजह से ये जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होता है उसका इस्तेमाल हम लोग बहुत रेयर केस में करते हैं। इनफैक्ट इतना रेयर केस में करते हैं कि अगर उसके अलावा ट्रीटमेंट का कोई दूसरा जरिया मौजूद नहीं है तभी हम इस पे जाते हैं, वरना इस पे जाने से हम लोग बचते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को भी पता है कि अगर इसकी लत पड़ गई हमारे पेशेंट को तो ज़िंदगी भर के लिए इसकी लत पड़ जाएगी, इसको हटाना, लत को उतारना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये आप बात को ध्यान में रखिएगा। तो सारी की सारी चीज़ें जो है जो कि हम अपने बॉडी को सही करने के लिए यूज़ में लाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ड्रग्स एंड दे आर द केमिकल सब्सटेंस। नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ड्रग्स का। सबसे पहला एग्जाम्पल है एंटीपायरेटिक। बहुत ही कॉमन सा ड्रग है, ये क्लास ऑफ ड्रग है, मतलब कि एक सिंगल ड्रग नहीं है, ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स है। एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एंटी का मतलब अपोजिट और पायरेटिक्स का मतलब क्या होता है? पायरेटिक्स का मतलब होता है हीट, मतलब कि हीट का अपोजिट, मतलब कि हीट को कम करे, टेम्परेचर को क्या करे? कम करे। तो ऐसे ड्रग्स, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि बॉडी के टेम्परेचर को लोअर करे, दैट इज कॉल्ड एज एंटीपायरेटिक्स, दैट इज कॉल्ड एज एंटीपायरेटिक्स। These are the drugs which helps in lowering down the temperature during the fever के केस में। तो ऐसे ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत ही कॉमन से एग्जाम्पल है जिसमें कि एस्पिरिन बहुत बार पूछा गया है, पैरासिटामोल भी बहुत बार पूछा गया है, फेनासिटीन आप याद कर लीजिए, मेथासिटीन भी आप याद कर लीजिए। दीज आर द एंटीपायरेटिक ड्रग। मतलब कि हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया है, तो इस बॉडी टेम्परेचर को लो करने के लिए हम लोग एंटीपायरेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे बॉडी का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अगर हमारे बॉडी का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, मतलब कि एंटीपायरेटिक का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एंटीपायरेटिक का इफेक्ट तभी आता है जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ऊपर हो। 37 हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, तो अगर 38 डिग्री है, 39 डिग्री है या 40 डिग्री हो गया बाई केस, तो ऐसे केस में हम लोग एंटीपायरेटिक का यूज़ करते हैं। वो क्या करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। दैट इज़ द केस ऑफ एंटीपायरेटिक ड्रग। याद कर लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आपके मन में ये होगी कि हमारी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर हम एंटीपायरेटिक ड्रग लेंगे तो 37 से 36 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, तब कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि दो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल। एस्पिरिन और पैरासिटामोल से बहुत बार सवाल पूछा गया है, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर के आधार पर एस्पिरिन और पैरासिटामोल से सवाल पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एस्पिरिन और पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। लेफ्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन एंड राइट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासिटामोल। समझ में आई बात? तो एस्पिरिन में देखिए, ऑर्थो पोजीशन पर एसिटिल ग्रुप है, ठीक है, और
कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और पैरासीटामोल में अगर देखते हैं तो पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप है और NHCOCH3 है। दिस इज कॉल्ड एज एस्पिरिन, ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एक और नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। और इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछ देता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीपायरेटिक। समझ में आई बात? और ये है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल OH ग्रुप और NHCOCH3 ग्रुप को रखता है बेंजीन रिंग पर। और इसका एक और कॉमन नेम हो गया 4-एसिटामिडोफिनॉल। 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 समझ में आ गई? नोट कर लीजिएगा, ये दोनों स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा। जो चीज इंपॉर्टेंट होगा हम केवल उसी पर फोकस करेंगे, क्योंकि डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिटेल में जाएंगे तो कितना डिटेल में जाएंगे। यहाँ पर इस टॉपिक का डिटेल जो पार्ट होता है वो काफ़ी बड़ा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब पूछा नहीं जाता है तो हम उस पर क्यों फोकस करें। तो हम लोग सीधे पॉइंट टू पॉइंट हम लोग स्टिक करेंगे और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में हम लोग लिखेंगे। जैसे कि ये दो स्ट्रक्चर एंटीपायरेटिक में इंपॉर्टेंट है। और आपका जो एग्जाम्पल हो गया एस्पिरिन, फेनासिटीन, पैरासीटामोल, मेथासिटीन, ये सब आप लोग थोड़ा सा याद करिएगा बच्चा। नाम कोशिश करिए कि आप लोग को ये सब याद हो जाए। याद रहेगा तो एग्जामिनेशन पर्पज से आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाएगा, काफ़ी फायदेमंद हो जाएगा। नोट इट डाउन प्लीज। आई होप नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि जो पेन को डाउन करे। ड्रग्स विच रिलीव्स और डिक्रीजेज पेन आर कॉल्ड एनाल्जेसिक। मतलब कि ऐसे ड्रग जो कि हमारे बॉडी के पेन को कम करे या फिर खत्म करे, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर छोटा मोटा पेन होगा तो वो खत्म कर देगा, पर अगर पेन ज्यादा होगा तो वहां पर क्या करेगा, लोअर करेगा, कि हमारी बॉडी को थोड़ा सा आराम महसूस हो, थोड़ा सा इजीनेस फील हो। तो ऐसे केमिकल्स, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे ड्रग्स को हम लोग नाम देते हैं एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, दो नाम आ गया, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात, सॉरी टाइप्स की बात करें तो जो एनाल्जेसिक होता है वो दो तरह के होते हैं। देयर ऑफ टू टाइप्स। ध्यान दीजिएगा, दो तरह के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है एडिक्टिव इन नेचर, और इसी को हम लोग बोलते हैं नार्कोटिव इन नेचर। फर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कुछ ड्रग हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, कुछ ड्रग हैबिट फॉर्मिंग नहीं होते हैं। नार्कोटिक जो है वो हैबिट फॉर्मिंग में आ जाता है, एडिक्टिव नेचर का हो जाता है, कि अगर हमने इसका यूज़ किया तो एडिक्शन हो जाएगा, हमें इसको बार बार यूज़ करना पड़ सकता है, हमारी बॉडी बार बार इसको रिक्वायर करने की कोशिश कर सकती है। तो सच टाइप ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग कि जो बॉडी के पेन को लोअर करे पर साथ ही साथ वो एडिक्टिव नेचर का हो जाए, तो ऐसे ड्रग को हम लोग बोलते हैं, ऐसे एनाल्जेसिक ड्रग को हम लोग बोलते हैं एडिक्टिव नार्कोटिक ड्रग। दे फॉर्म हैबिट या दे आर हैबिट फॉर्मिंग। दे आर हैबिट फॉर्मिंग, दे आर हैबिट फॉर्मिंग। ये कैसे होते हैं बच्चा? हैबिट फॉर्मिंग की तरह हमें देखने को मिलते हैं। दे आर ऑफ हैबिट फॉर्मिंग, एडिक्टिव, नार्कोटिव। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओपियम एंड इट्स प्रोडक्ट सच एज मॉर्फिन, कोडेन, मैरिजुआना, हेरोइन, ये सब आपके क्या है? एडिक्टिव है। मॉर्फिन है। ऐसे यहाँ पे देखिए कोडीन जो होता है, कोडीन आपका कफ सिरप में भी पाया जाता है।
इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जो नशेड़ी टाइप के लोग होते हैं वो कफ सिरप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कफ सिरप पीते रहते हैं और उनको वहाँ पे नशा भी होता रहता है। तो कफ सिरप डू कंटेन सम अमाउंट ऑफ कोडेन। कोडेन आप देखिएगा कफ सिरप में, उसमें कुछ कफ सिरप के अंदर जो इंग्रेडिएंट होता है वो कोडेन भी होता है, तो दैट इज़ एडिक्टिव होता है। ठीक है, तो दे आर द एडिक्टिव नार्कोटिक और नार्कोटिक एनाल्जेसिक हैबिट फॉर्मिंग। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है ना बहुत कम करते, बहुत ही कम करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, दर्द ख़त्म नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि इसको करते हैं, मतलब कि जिसको एकदम इमीडिएट पेन चाहिए, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिसको इमीडिएट पेन रिलीफ चाहिए, इमीडिएट एकदम रिलीफ चाहिए, तो डॉक्टर उनको क्या करते हैं कि ये देते हैं, तुरंत देते हैं, तुरंत ये काम करना स्टार्ट कर देता है, तुरंत विद इन अ सेकेंड ये काम करना स्टार्ट कर देता है और काफ़ी हद तक क्या करता है, ये दर्द को कम करता है। जैसे कि मुझे याद आता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मिलिट्री में होते हैं, जो सोल्जर्स वॉर पे जाते हैं, जब वहाँ पर उनको घाव लगता है, काफ़ी डैमेज होता है उनकी बॉडी को, तो वहाँ पर क्या होता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं मिलिट्री के, वो लोग इन सारे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सोल्जर को एक इमीडिएट रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस ये बन जाता है। अगर आप मार्केट में जाकर इसको ख़रीदना चाहें तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कि सच टाइप ऑफ ड्रग इज़ नॉट अलाउड टू बी सेल इन मार्केट। मार्केट में तो एकदम ही आपको नहीं मिलेगा। अगला तरह का जो होता है एनाल्जेसिक, दैट इज कॉल्ड एज नॉन एडिक्टिव नॉन नार्कोटिव। नाम से ही पता चल रहा है कि दे डू नॉट फॉर्म हैबिट, दे डू नॉट फॉर्म हैबिट, ये हैबिट नहीं बनाता है। और क्योंकि ये हैबिट फॉर्म नहीं बनाता है तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और हमारे मार्केट में यही सारे ड्रग आपको मिलता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एनाल्जीन हो गया, इबुप्रोफेन जिसको कि ब्रूफेन के नाम से भी जाना जाता है, नोवाल्जिन हो गया और डाइक्लोफेनेक हो गया। दीज आर द नॉन एडिक्टिव नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग। नोट इट डाउन प्लीज। डाइक्लोफेनेक, नोवाल्जिन, एनाल्जीन, इबुप्रोफेन। मार्केट में इबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनेक काफ़ी कॉमन वे में मिलता है। नोट कर लिया बच्चा? तो ये सब जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, दे आर द मोस्ट कॉमन नेम, और आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि यही सारे नाम जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। एनाल्जेसिक के बाद अगला कैटेगरी आता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जानते हैं बच्चे एंटीसेप्टिक क्या होता है? बहुत बार हम लोग एडवर्टाइजमेंट में एंटीसेप्टिक का भी नाम सुनते रहते हैं। तो व्हाट आर एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक आर द केमिकल्स, ऑब्वियस सी बात है, ड्रग है तो केमिकल होगा ही होगा, विच प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है या फिर उनको मार भी देता है, पर इनका कोई भी इफेक्ट लिविंग टिश्यू पर नहीं होता है। मतलब कि हमारी बॉडी पर कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। बस इफेक्ट किसको प्रोवाइड करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। या तो वो किल कर देता है या तो वो उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एंटीसेप्टिक। नोट करते रहिए आप लोग बच्चा। सच टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एंटीसेप्टिक। हमने क्या बोला इसको? एंटीसेप्टिक। एग्जाम्पल देखिए, हेक्साक्लोरोफिन हो गया, बिथियोनल नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा है, जेंटियन वॉयलेट हो गया, टिंचर ऑफ आयोडीन भी पूछा गया है। टिंचर ऑफ आयोडीन होता क्या है? एल्कोहल वाटर सोल्यूशन हैविंग 25% आयोडीन। आयोडीन काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है, आयोडीन का टिंचर होता है, मतलब कि आयोडीन को अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट नाम है दैट इज कॉल्ड एज डेटॉल। पूछा गया सवाल है, डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सिलेनॉल एंड टर्पिनियोल। तो यहाँ पर नाम इंपॉर्टेंट आ जाता है, डेटॉल का नाम इंपॉर्टेंट आ जाता है, टिंचर ऑफ आयोडीन का नाम इंपॉर्टेंट आ जाता है, बिथियोनल का नाम इंपॉर्टेंट आ जाता है, और हेक्साक्लोरोफिन और जेंटियन वॉयलेट भी
आर द टाइप ऑफ एंटीसेप्टिक। डेटॉल पे पूछा गया सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज प्रेजेंट इन डेटॉल, और आंसर हो गया क्लोरोक्सिलेनॉल, वहां पे ऑप्शन में दिया जाता है। टिंचर ऑफ आयोडीन में आयोडीन का सोल्यूशन है अल्कोहल वाटर में, और बाकी सब भी क्या है, बिथियोनल जो है आपका सोप में होता है, एंटीसेप्टिक सोप में, बिथियोनल इज प्रेजेंट इन एंटीसेप्टिक सोप। तो दीज आर द एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक। नोट कर लिया बच्चा। कुछ और बातें हम लोग देखते हैं, जैसे कि डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक से मिलता जुलता नाम आता है डिसइंफेक्टेंट, मतलब कि दोनों लोग जो है लगभग एक ही जैसा होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। डिसइंफेक्टेंट की बात करें, ये सब्सटेंस भी क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप करता है या फिर उनको मारता है, पर दूसरी तरफ दे आर हार्मफुल टू टिश्यू, ये हमारे टिश्यू में हार्मफुल होते हैं। मतलब कि हम लोग एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी में कर सकते हैं, पर डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी में नहीं कर सकते हैं। दोनों का काम एक ही होता है, दे आर एंटी माइक्रोबियल इन नेचर। वो क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल इन नेचर होते हैं, माइक्रोब्स को मारते हैं या फिर उनके ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। ये दोनों अलग अलग बात है बच्चा, माइक्रोब्स को मारना अलग बात है और माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप करना अलग बात है। माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप करने का मतलब ये है कि जितना माइक्रोब का लेवल है अब उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, और माइक्रोब को मारने का मतलब ये है कि माइक्रोब को ये किल करता रहता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल, वो आगे हम लोग देखेंगे। डिसइंफेक्टेंट में एग्जाम्पल देखिएगा कॉमन, क्लोरीन हो गया, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। थाइमॉल, सल्फर डाइऑक्साइड, फिनॉल, H2O2, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब आपके क्या है, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का जो इस्तेमाल होता है, दे आर यूज्ड ऑन मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। H2O2 की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, क्लोरीन की बात करें, थाइमॉल की बात करें, ये सब आपका डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। मतलब कि इनका यूज हम लिविंग बॉडी पे नहीं कर सकते हम। पर एक बात यहां पे देखिएगा, जो ये H2O2 है, H2O2 परऑक्साइड का जो यूज है हम लोग कभी कभी लिविंग पे भी करते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया कि सर आपने बोला था कि ये जो हमारा डिसइंफेक्टेंट होता है उसको टिश्यूज़ पे हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ पर H2O2 जो है वो हम लोग कभी कभी टिश्यूज़ पे भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन लेवल, कि अगर हम लोग डिसइंफेक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम करें, डिसइंफेक्टेंट के कंसंट्रेशन लेवल को कम करें, तो उसको हम लोग टिश्यूज पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन peroxide एट वेरी लो कंसंट्रेशन कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन peroxide एट अ वेरी लो कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन peroxide एट अ वेरी लो कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन peroxide at a very low concentration can be used as a disinfectant, can be used as antiseptic, can be used as antiseptic, एंटीसेप्टिक की तरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से एक और एग्जांपल आता है, दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल। 1% फिनॉल जो है वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, और 0.2% फिनॉल जो है वो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। So we can say that phenol can also act as a disinfectant as well as antiseptic, just like a hydrogen peroxide, बस concentration का फर्क है। तो low concentration disinfectant can be regarded as antiseptic। नोट करिएगा बच्चा, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट, एंटीमाइक्रोबियल। एंटीमाइक्रोबियल नाम से ही पता चल रहा है कि माइक्रोब्स का एंटी है, मतलब कि माइक्रोब्स को ये खत्म करता है। तो एंटीमाइक्रोबियल आर द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू किल बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस एंड ह्यूमन बीइंग।
एंटी माइक्रोबियल क्या है? दे आर द केमिकल सब्सटेंस जिसका इस्तेमाल हम लोग बैक्टीरिया मारने के लिए करते हैं, फंजाई मारने के लिए करते हैं और कभी कभी वायरस को भी हम लोग मारने के लिए करते हैं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल। दे आर कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल। एग्जाम्पल, कॉमन से एग्जाम्पल ये नाम कर लीजिएगा, सल्वारसन, प्रोंटोसिल। सल्वारसन और प्रोंटोसिल एक जनरल एग्जाम्पल है, एक जनरल एग्जाम्पल है सल्वारसन एंड प्रोंटोसिल। सल्वारसन एंड प्रोंटोसिल, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मैंने आपको डिसइंफेक्टेंट के बारे में बताया है और डिसइंफेक्टेंट के साथ साथ मैंने आपको क्या बताया था, एंटीसेप्टिक के बारे में बताया है। दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एज एंटी माइक्रोबियल। वो क्या है बेटा? अ क्लास ऑफ एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल एक बहुत ही जनरलाइज टर्म है, बहुत ही बड़ा सा टर्म है, बहुत ही जनरलाइज टर्म है। इसमें सब कैटेगरीज बहुत से आते हैं, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल का एक सब कैटेगरी आ गया एंटीसेप्टिक का, एंटी माइक्रोबियल का अनदर सब कैटेगरी आ गया डिसइंफेक्टेंट। उसी तरीके से एंटी माइक्रोबियल का कुछ और सब कैटेगरी आएगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पर यहाँ पे देखेगा एंटी माइक्रोबियल को हम लोग जनरली 3 टाइप के कैटेगरी में डालते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला हो गया एंटीबायोटिक, दूसरा हो गया सल्फा ड्रग और तीसरा हो गया क्विनिलोन्स। दे आर ऑल्सो एक्ट एज एंटी माइक्रोबियल। तो ये 3 नाम है, इसमें हम 2 नाम को और ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ये आपका हो गया डी और ई, तो ये आपका हो गया एंटीसेप्टिक और आपका हो गया ये डिसइंफेक्टेंट। तो दे आर द एंटी माइक्रोबियल, दे आर द एंटी माइक्रोबियल। ये सब की सब आपका एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करेगा। एंटीबायोटिक, सल्फा ड्रग, क्विनिलोन्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट। और 2 कॉमन नेम मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है, सल्वारसन और प्रोंटोसिल। नोट करिएगा, बस ये सब आप नोट करते चलिए। आई होप नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक। इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछा जाता है, जैसे कि एंटीपायरेटिक पे सवाल पूछा जाता है, एनाल्जेसिक पे सवाल पूछा जाता है, तो उससे ज़्यादा सवाल जो पूछा जाता है वो एंटीबायोटिक पे पूछा जाता है। एंटीबायोटिक को आप सीरियसली लीजिएगा। जैसे कि क्या होता है एंटीबायोटिक? दे आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाई और डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग सेल which is capable of inhibiting growth of microorganism। मतलब कि ये सब जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये सारे केमिकल सब्सटेंस जिसको कि हम लोग एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं, ये सारे केमिकल सब्सटेंस हम लोग लिविंग सेल से डेराइव करते हैं। किससे? लिविंग सेल से डेराइव करते हैं। और इनके पास क्षमता क्या होती है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप करता है, इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें एक नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was the first to discover एंटीबायोटिक। और इन्होंने जो एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था दैट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से, ये एक प्लांट स्पीशीज है, यहां से इन्होंने ऑब्टेन किया था और इसको नाम क्या दिया था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नाम दिया था, नेम वाज गिवन एज पेनिसिलिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was the first to discover antibiotic, in fact to obtain antibiotic from the plant species Penicillium notatum, और नाम दिया था पेनिसिलिन, जो कि एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ये क्या करता है? स्टॉप करता है, स्टॉप करता है। दैट इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक। और आज के दिन में हम लोग एंटीबायोटिक का यूज धड़ाधड़ करते हैं,
मतलब कि डॉक्टर, हम इंडिया में तो हम लोग ये तो हमेशा देखते हैं कि कोई भी बीमारी हो तो डॉक्टर क्या करेगा, एंटीबायोटिक लिख देगा। कोई भी बीमारी हो, छोटी से छोटी बीमारी हो, पेट दर्द हो रहा है या फिर जख्म हो गया है, घाव हो गया है या फिर स्वेलिंग हो गई है, डॉक्टर क्या करेगा, एंटीबायोटिक दे देता है। पर एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या करता है कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मार देता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक खराब होते हैं। खराब वाले क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रभावित करते हैं, वो क्या करेंगे, वो डिजीज़ कॉज करते हैं। पर जो अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे बॉडी के सिस्टम को मेंटेन करते हैं, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना पचने की जो क्षमता है उसको अच्छी बनाए रखते हैं। तो जब हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं और ढेर सारी एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में जब पास करता है तो वहाँ भी मौजूद सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। चाहे वो अच्छा है उसको भी ख़त्म करेगा, चाहे वो ख़राब है उसको भी ख़त्म करेगा। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो बाउल मूवमेंट होता है, खाना पचने की जो प्रक्रिया होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जब डिस्टर्ब होती है तो उसका एक अलग साइड इफ़ेक्ट आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो लोग ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं उनको खाने पचने में दिक्कत होती रहती है। तो अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, वो लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। वो लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको पता है कि एंटीबायोटिक देंगे तो एक प्रॉब्लम को तो सही करेगा पर दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो इसीलिए। पर इंडिया में हम लोग ये सब बहुत करते हैं। दैट इज़ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। दो तरह के एंटीबायोटिक होते हैं, वन इज कॉल्ड एज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये डिपेंड करता है कि एंटीबायोटिक कितने बैक्टीरिया की तरफ काम करता है। अगर एंटीबायोटिक का इफेक्ट बहुत ही लिमिटेड बैक्टीरिया पर आता है, मतलब कि एक या दो बैक्टीरिया को ये मारने में काम करता है, देन दैट इज कॉल्ड एज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इनफैक्ट जो पहले के एंटीबायोटिक होते थे, जो पहला एंटीबायोटिक सिंथेसाइज किया गया था, या पुराने एंटीबायोटिक जो होते थे वो नैरो स्पेक्ट्रम होते थे, वो एक किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया पर ही एक्ट करते थे, बाकी बैक्टीरिया पर एक्ट नहीं करते थे। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नाम से ही पता चल रहा है कि इनका स्पेक्ट्रम काफ़ी फैला हुआ है, मतलब कि ये ढेर सारे तरह के बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। इनफैक्ट नुकसान नहीं बोलेंगे, मारते हैं। तो ढेर सारे बैक्टीरिया को ये मारते हैं, तो इस वजह से दे आर कॉल्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। आजकल हम लोग जितना एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं दे आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट भी काफ़ी ब्रॉड होता है, तो उसको हम लोग अवॉइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए दे एक्ट ऑन लिमिटेड, दे एक्ट ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ बैक्टीरिया। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करें, दे एक्ट ऑन वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, नैरो में नाम आ जाता है पेनिसिलिन और ब्रॉड में नाम आ जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, वैनकोमाइसिन, ऑफ्लॉक्सासिन, और भी ऐसे नाम आता है। आपने ये सब नाम सुना होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम सुना होगा, क्लोरमफेनिकोल का नाम सुना होगा, टेट्रासाइक्लिन का नाम सुना होगा, वैनकोमाइसिन कम इस्तेमाल होता है, ऑफ्लॉक्सासिन का तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑफ्लॉक्सासिन पेट दर्द में काम करता है। पेट दर्द का जितना भी टैबलेट होता है उसमें आमतौर पे आपको ऑफ्लॉक्सासिन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नोट इट डाउन प्लीज। तो समझ में आ रहा होगा एंटीबायोटिक के बारे में।
सवाल यहाँ पे जो पूछता है वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पे पूछा जाता है। पेनिसिलिन अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन के हो जाता है, पेनिसिलिन जी हो जाता है, तो अलग अलग तरह के पेनिसिलिन होते हैं, अल्फाबेटिंग चेंज कर जाता है। अगला, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक, एक और क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक का वो देख लीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन एंटीबायोटिक आर ऑफ टू टाइप, दो तरह के एंटीबायोटिक होते हैं। पहला होता है बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल का मतलब होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करता है। बैक्टीरिसाइडल, साइडल का मतलब होता है किल, बैक्टीरिया को किल करता है। एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब है स्टॉप करता है, ग्रोथ को स्टॉप करता है। तो अगर कोई एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरिसाइडल। एग्जांपल पेनिसिलिन और फ्लॉक्सासिन। और अगर कोई एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ को स्टॉप करता है, दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोस्टैटिक। नाम हो गया टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल। तो ये दो नाम याद करिएगा, बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। ओके, क्लियर होगा। मूविंग टू नेक्स्ट कैटेगरी, सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे ड्रग में सल्फर होता है, ऑब्वियस सी बात है, दे हैव सल्फर एंड दीज ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड। कि कोई अगर ड्रग का सिंथेसिस हम लोग पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड से करते हैं, then that type of drug is called as sulfur drug and they are antimicrobial in nature। ये क्या होते हैं? एंटीमाइक्रोबियल होते हैं। नाम देखिएगा, अच्छा यूज क्या होता है? दे क्योर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन बींग, ऑलरेडी टोल्ड, एंटीमाइक्रोबियल होता है। दूसरा नाम देखिएगा, जैसे कि कुछ कॉमन नेम है सल्फानिलामाइड, सल्फाडाइजीन। इन फैक्ट देयर नेम विल कंटेन सल्फा। Their name will contain सल्फा। तो जितने भी सल्फा ड्रग हैं उन सारे सल्फा ड्रग के नाम को देखिएगा, उसमें ज़रूर सल्फा नाम तो होगा ही होगा। तो सल्फा ड्रग को पहचानना काफ़ी सिंपल होता है, नाम से ही हम लोग इसको पहचान सकते हैं। और इनका काम जो है वो एंटी माइक्रोबियल है, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ये क्या करता है? स्टॉप करता है। और कहाँ से डिराइव होता है? पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्लास, एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं, वैसे हम लोग जनरली अपने तौर पे तो नहीं करते हैं, पर डॉक्टर्स लोग एनेस्थेटिक का इस्तेमाल करते हैं। एनेस्थेटिक क्या होता है? एनेस्थेटिक का मतलब होता है कि दे आर द केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस इनसेंसिबिलिटी, या एन है, insensibility to the vital function of all type of cells, especially of nervous system। ये क्या करते हैं? सेंसरी सिस्टम को ये स्टॉप करते हैं, मतलब कि सेंस को ये ख़त्म करते हैं। और सेंस को ख़त्म कहीं से भी कर सकते हैं, हमारी बॉडी पर जहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे वहाँ पे वो क्या करेंगे? सेंस को ख़त्म करेंगे। तो अगर कोई केमिकल सब्सटेंस हमारे बॉडी के सेंस को ख़त्म कर रहा है, मतलब कि सेंस करने की क्षमता को ख़त्म करता है, ख़त्म नहीं करता है, उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता है, थोड़ी देर के लिए क्या करता है? स्टॉप करता है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं? एनेस्थेटिक का नाम देते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर हाथ में पिंच करेंगे, दर्द होगा, वहीं अगर हमने यहाँ पर एनेस्थेटिक लगा दिया है, फिर हाथ में पिंच करिए, चाहे कुछ भी करिए, चाहे काट भी दीजिए, कुछ भी पता नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कि जब भी कोई टाँका लगाता है डॉक्टर, या फिर कुछ कटिंग करना होता है स्किन पर, वहाँ पे क्या करता है? एक इंजेक्शन लगाता है।
इंजेक्शन में लिक्विड होता है, वो वहाँ पर इंजेक्शन लगाता है और इंजेक्शन लगाने की थोड़ी देर के बाद, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद वहाँ पे जब वो कटिंग करता है तो पता ही नहीं चलता है कि क्या कर रहा है, वो लग रहा है कि बस ऐसे ही कुछ कर रहा है, एकदम कुछ सेंस ही पूरी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग नाम देते हैं एनेस्थेटिक, बहुत ही कॉमन यूज़ होता है। एनेस्थेटिक 2 तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज जनरल एनेस्थेटिक एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज लोकल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक जो है वो पूरे के पूरे बॉडी पे काम करता है, मतलब कि हमने केमिकल सब्सटेंस हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया, उसके बाद पूरा का पूरा बॉडी जो है सेंस करना छोड़ देता है। तो ऐसे एनेस्थेटिक को हम लोग बोलते हैं जनरल एनेस्थेटिक। और जनरल एनेस्थेटिक का इस्तेमाल जो है वो ऑपरेशन करते वक्त होता है, कि हमें बहुत मेजर ऑपरेशन करना है तो वहाँ पर क्या होता है कि जनरल एनेस्थेटिक डाल देते हैं, पूरा का पूरा बॉडी सेंस करना छोड़ देता है। और दूसरा होता है लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक का मतलब एक पर्टिकुलर रीजन पर एनेस्थीसिया काम करता है, एक पर्टिकुलर जगह पर ये अपना काम करता है, पूरे की पूरे बॉडी पे काम नहीं करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हो गया वो फोड़ा हो गया, डॉक्टर बोलता है कि इसको काट के निकालना पड़ेगा, तो काट के निकालने से पहले क्या करता है, वो वहाँ पर एक इंजेक्शन डालता है। इंजेक्शन डालने के थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा सेंस खत्म हो जाता है और वो काट के निकाल देता है। तो यहाँ पे पूरा सेंस खत्म होता है, बाकी हाथ में क्या रहता है, सेंस वैसे के वैसे ही बना रहता है। तो ऐसे एनेस्थेटिक को हम लोग बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक, जो एक पर्टिकुलर पार्ट पर ही काम करता है। एग्जाम्पल देखिएगा जनरल एनेस्थेटिक का एनो, साइक्लोप्रोपेन एटसेट्रा। लोकल एनेस्थेटिक का हो गया जाइलोकेन, प्रोकेन, इथाइल क्लोराइड, यूकेन, ऑर्थोकेन एटसेट्रा। समझ में आ रहा है ना बच्चा? इसको नोट करिएगा, बहुत ही सिंपल सा है बच्चा, ये सब इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। दे आर वेरी वेरी सिंपल। एनेस्थेटिक, आप में से कुछ बच्चों जो हैं, बच्चों को एनेस्थेटिक का अनुभव होगा भी, बहुत बार होता है। डेंटिस्ट भी क्या करते हैं, एनेस्थेटिक का इस्तेमाल करते हैं। कोई दांत खराब हो गया, उसको निकालना है, तो वहाँ पर दांत के बगल में इंजेक्शन से एक लिक्विड डाल देते हैं, तो बाद में पूरा की पूरे मुंह का सेंस खत्म हो जाता है और वो आसानी से वो दांत को निकाल देता है। अब ये देखिए, जब तक एनेस्थेटिक हमारी बॉडी के अंदर रहेगा तब तक उसका काम रहेगा। जैसे ही हमारी बॉडी में से निकल जाएगा, मतलब कि यूरिन से पास आउट कर जाएगा, हमारी बॉडी क्या करती है, आउटर सब्सटेंस को, केमिकल्स को वो डिस्कार्ड करती रहती है। तो हमने एक एनेस्थेटिक डाला, वहाँ पर है तो काम करेगा, जैसे ही वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो एनेस्थेटिक काम करना बंद कर देगा और उसके बाद क्या होगा, हमारा सेंसरी ऑर्गन जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, फिर से हमें दर्द महसूस करने लगता है। जैसे कि जब आप फोड़े कटवाते हैं, कुछ यहाँ पर कटिंग करवाते हैं, तो जब थोड़ी देर के लिए तो एकदम कुछ पता नहीं चलता है, बाद में शाम होती है या फिर सुबह होती है तो लगता है कि वहाँ पर काफ़ी दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि एनेस्थीसिया वहाँ से ख़त्म हो चुका है, अब सेंसरी फीलिंग आ गई है तो दर्द भी होना स्टार्ट हो गया है। अगला देखिएगा, अब कुछ नाम आता है हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज साइकोथेराप्यूटिक ड्रग। एक नाम याद लिखिएगा, साइकोथेराप्यूटिक ड्रग। साइकोथेराप्यूटिक ड्रग। थेराप्यूटिक का मतलब थेरेपी, मतलब कि जो रिलीविंग के मामले में काम करता है, जो हमें आराम देता है। साइको का मतलब मेंटल, मतलब कि अब ये ड्रग जो है वो दिमाग से जुड़े हुए हैं, जो हमारे दिमाग के ईजीनेस को भी करवाता है, हमारे दिमाग को ईजी फील करवाता है। दैट टाइप ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज साइकोथेराप्यूटिक ड्रग, हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। लिख लीजिएगा, दे आर द साइकोथेराप्यूटिक ड्रग, दे आर द साइकोथेराप्यूटिक ड्रग which alter the behavior of brain, which alter the behavior of brain।
दे आर द साइकोथेराप्यूटिक ड्रग विच अल्टर द बिहेवियर ऑफ ब्रेन। अभी हम सब लोग साइकोथेराप्यूटिक ड्रग की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला नाम है हिप्नोटिक। क्या होता है हिप्नोटिक? दे आर द मेडिसिन विच आर यूज्ड टू इंड्यूस, एक्सटेंड और इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड टू रिड्यूस वेकफुलनेस ड्यूरिंग स्लीप। मतलब कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपका नींद का जो पैटर्न है वो गड़बड़ा गया है, रात के टाइम आप जागते हैं, तो ऐसे सिम्टम को ट्रीट करने के लिए हम लोग हिप्नोटिक का इस्तेमाल करते हैं। नींद किससे जुड़ा हुआ है? हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। मतलब कि दिमाग में कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, नींद कम आ रही है, या फिर नींद का पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग हिप्नोटिक का इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस हिप्नोटिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लीपिंग पिल। इसको हम लोग स्लीपिंग पिल का भी नाम देते हैं। तो जितने भी स्लीपिंग पिल होते हैं, सारे के सारे स्लीपिंग पिल में हिप्नोटिक्स होते हैं। एग्जाम्पल बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन इज वेरी वेरी कॉमन हिप्नोटिक। डाइजेपाम, बेंजोडाइजेपिन इज अ वेरी वेरी कॉमन हिप्नोटिक्स। नोट करिएगा, स्लीपिंग पिल में बेंजोडाइजेपिन होता है। दे आर द केमिकल सब्सटेंस विच इंड्यूसेस विच इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज सीडेटिव। दे आर ऑल्सो अ साइकोथेराप्यूटिक ड्रग। ये भी आपके साइकोथेराप्यूटिक ड्रग में आते हैं। क्या होते हैं सीडेटिव? दे आर द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस द एक्शन ऑफ अ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सीधे हमारे ब्रेन पे काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब कि ब्रेन पे काम करता है। किस पे काम करता है? ब्रेन पे काम करता है, और इसके एक्शन को, ब्रेन के एक्शन को रिड्यूस करता है। मतलब कि दिमाग को शांत करने का काम करता है। हिप्नोटिक अलग चीज करता है। हिप्नोटिक नींद लाता है, और सीडेटिव दिमाग को शांत करता है, नींद नहीं लाता है। वो क्या करता है? केवल दिमाग को शांत करता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट मतलब कि दिमाग को डिप्रेस करता है, उसकी एक्टिविटी को लोअर डाउन करता है। तो सच टाइप ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड एज सीडेटिव। एग्जाम्पल, वैलियम एंड बार्बिट्रेट्स आर कॉमन सीडेटिव। वैलियम नाम पूछा गया है, वैलियम। बार्बिट्रेट्स भी इंपॉर्टेंट नाम है। दे आर द कॉमन सीडेटिव। सब साइकोथेराप्यूटिक ड्रग है, पर सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हिप्नोटिक नींद के लिए, सीडेटिव दिमाग को शांत करने के लिए। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज ट्रांक्यूलाइजर। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज ट्रांक्यूलाइजर। ट्रांक्यूलाइजर भी आपका एक तरह का साइकोथेराप्यूटिक ड्रग है, और ट्रांक्यूलाइजर का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हिप्नोटिक और सीडेटिव अपना काम करना बंद कर देता है। मतलब कि हिप्नोटिक और सीडेटिव कमजोर हो गया, तब हम लोग ट्रांक्यूलाइजर की तरफ जाते हैं। और ट्रांक्यूलाइजर करता क्या है? दे आर द मेडिसिन विच ब्रिंग्स अबाउट मेंटल पीस बाय रिलीविंग एंजाइटी एंड टेंशन विदाउट अफेक्टिंग कॉन्शियसनेस। मतलब कि हमारे दिमाग को सब कुछ पता रहेगा, क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कॉन्शियसनेस लेवल एकदम नॉर्मल है, बस क्या कर रहा है? हमारे दिमाग को शांत करता है। मतलब कि कुछ हद तक ये क्या कर रहा है? सीडेटिव वाला काम कर रहा है, पर सीडेटिव से ये स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में चला जाता है ट्रांक्यूलाइजर। क्या कहता है? ट्रांक्यूलाइजर। दे आर द ट्रांक्यूलाइजर। मेंटल पीस लाता है बाय रिलीविंग एंजाइटी एंड टेंशन विदाउट अफेक्टिंग कॉन्शियसनेस। एग्जाम्पल देखिए ट्रांक्यूलाइजर का। अच्छा, दे आर ओनली यूज्ड व्हेन सीडेटिव एंड और हिप्नोटिक्स फेल। ऑलरेडी बता दिया है। एग्जाम्पल, रेजरपिन और क्लोरप्रोमाजीन का मिक्सचर। और बाकी नाम देखिए, वेरोनल, इक्वानिल, सेकोनल, वैलियम एटसेट्रा। दे आर कॉल्ड एज ट्रांक्यूलाइजर। वैलियम एट हाई कंसंट्रेट। पिछला जो वैलियम था वो लो कंसंट्रेशन पे था, अब यहां पे वैलियम हाई कंसंट्रेशन पर है।
तो ये सब आपका हो गया ट्रांक्युलाइजर। कॉमन है रेजरपिन प्लस क्लोरप्रोमाजीन मिक्सचर। अगला एंटी डिप्रेसेंट है, डिप्रेसेंट का उल्टा काम करता है, एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट दीज केमिकल सब्सटेंस आर गिवन टू पेशेंट हैविंग लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप दिमाग से अगर हल्का महसूस कर रहे हैं, अगर आपका दिमाग बहुत ही लो लेवल पर है, उसकी एक्टिविटी लो लेवल पर है, तो हम लोग एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट क्या करता है, दिमाग को बहुत ज़्यादा काम कराता है और दिमाग के अंदर या मन के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करता है। तो सच टाइप ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड एंटी डिप्रेसेंट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मूड बूस्टर, ये मूड बूस्टर की तरह भी काम करता है। एंड द एग्जाम्पल आर कोकेन, वाइटलिन, मिथाड्रीन। कोकेन, वाइटलिन, मिथाड्रीन, कोकेन, वाइटलिन, मिथाड्रीन, दे आर द एंटी डिप्रेसेंट। तो ये सब पूरे के पूरे हो गए हैं साइकोथेराप्यूटिक ड्रग की कैटेगरी में। हिप्नोटिक, उसके बाद सिडेटिव, देन कम ट्रांसक्यूलाइजर, देन कम एंटी डिप्रेसेंट और बाकी सब। ठीक है, बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी होते हैं कि सर इतना नाम कैसे याद कर पाएंगे। देखिए बच्चा, एकदम सिंपल है, बस आपको क्या करना है कि नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करना है। एक बार नोट्स आपका प्रॉपर हो गया, फिर आप इसको डे टू डे बेसिस पर, पहले जल्दी फ्रिक्वेंटली बेसिस पर और फिर हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार इसको रिवाइज करते रहिए। जब आप बार बार इसको रिवाइज करोगे ना, तो सारा का सारा नाम जो है आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है, पर रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे तो सब आपको लगेगा कि ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट कम एंटी मलेरियल। नाम से ही पता चल रहा है कि ये मलेरिया को ट्रीट करता है। मलेरिया एक ऐसा डिजीज जो कि मॉस्किटो से होता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, अलग अलग तरह के प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स क्या है, दे आर द माइक्रोब जो कि एनोफिलीज मॉस्किटो में पाए जाते हैं। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में पाए जाते हैं। तो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो भी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंटी मलेरियल। दे आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट मलेरियल इन्फेक्शन। एग्जाम्पल क्विनीन फ्रॉम सिंकोना, बार्क है। फ्रॉम सिंकोना, प्रीमाक्विन, क्लोरोक्विन, प्रोक्वानिल, दे आर द एंटी मलेरियल ड्रग। नोट करिएगा। मूविंग टू नेक्स्ट, कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। एंटीहिस्टामीन, एंटीहिस्टामीन, एंटीहिस्टामीन में नाम आता है हिस्टामीन। हिस्टामीन जो होता है वो एलर्जी कॉज करता है। एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस, हिस्टामीन आर द एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस। हमारी बॉडी में जब कोई सेल हिस्टामीन सिक्रीट करने लगता है तो वहां पर एलर्जी होने लगती है। तो यहां पर हम लोग एंटी हिस्टामीन की बात करते हैं। तो एंटी हिस्टामीन आर द ड्रग विच इज यूज्ड टू ट्रीट एलर्जी बाई डिमिनिशिंग इफेक्ट ऑफ हिस्टामीन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी। कि हमारे बॉडी में हिस्टामीन प्रोड्यूस हो गया है जिसकी वजह से एलर्जी होने लगता है। तो उस हिस्टामीन के इफेक्ट को कम करने के लिए हम जिस केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंटीहिस्टामीन, दैट इज कॉल्ड एज एंटीहिस्टामीन। जैसे कि यहाँ पे नाम आ गया बेनाड्रिल, एविल, सिमेटाडीन, ज़ेंटेक। ज़ेंटेक इज अ वेरी कॉमन नेम, सिमेटाडीन इज ऑल्सो वेरी कॉमन नेम। एविल का इस्तेमाल करते हैं, मार्केट में आपको एविल अच्छा खासा मिलता है। बेनाड्रिल भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। So these are the chemical substances which are commonly known as antihistamine because they are used to treat the allergy. ठीक है, नोट कर लिया, सिंपल सा है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द टूडेज लेक्चर। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बस ये है कि आपको कैसे याद करना है। मैंने आपको बताया था कि नोट्स प्रॉपर तैयार करिएगा और
इसका रिवीजन आप फ्रीक्वेंटली बेसिस पे करते रहिएगा तो सारा का सारा नाम आपको याद हो जाएगा। एग्जामिनेशन में नाम ही ज़्यादा पूछा जाता है और डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकंड लेक्चर के साथ। तब तक आप रिवाइज करिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ऑन S2On स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2On पर बने रहिए।